सभी राष्ट्र निर्माताओं को मेरा नमस्कार। मैं अखिलेश आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल डॉक्टर एपी एजुकेशन पर। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वह सीटेट की परीक्षा के दृष्टिकोण से यूपी टेट, डीएलएड प्रशिक्षु, बीएड प्रशिक्षु व शिक्षा शास्त्र पढ़ने वाले सभी छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे संबंधित प्रश्न सदैव उनकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बिना किशोरावस्था से पूछे प्रश्न उनकी परीक्षा पूर्ण शायद नहीं मानी गई है, मेरा जो अनुभव रहा है। तो आज हम पढ़ेंगे किशोरावस्था के बारे में। जो भी डीएलएड और बीएड या यूपी टेट और सीटेट के हमारे प्रशिक्षु साथी हैं, उनके साथ एक समस्या बाल विकास को लेकर ये आती है कि पूर्व में उनका अनुभव बाल विकास से संबंधित तथ्यों को पढ़ने का नहीं होता। उनकी अधिकतम स्ट्रीम साइंस, आर्ट या अन्य माध्यमों से आते हैं, तो उनके द्वारा यह विषय सबसे ज़्यादा नया लगता है। तो मैं आपको निश्चिंत कर देना चाहूँगा कि यदि आप इस चैनल पर हैं और सब्सक्राइब करते हैं और लगातार पढ़ते रहते हैं, तो बाल विकास से संबंधित तथ्य आपको सदैव के लिए एक बार वीडियो देखेंगे और आपको याद रहेगा। क्यों? बस दो योग्यताएं आपके अंदर होनी चाहिए। एक योग्यता होनी चाहिए आपको हिंदी भाषा समझ में आती हो, दूसरा योग्यता होनी चाहिए यदि आप के अंदर कल्पना करने की क्षमता है। तो बस दो ही योग्यताएं पर्याप्त हैं। किसी भी तत्व को हम यहाँ पढ़ेंगे और वह सदैव के लिए आपको याद रहेगा। चलिए, किशोरावस्था, जिसे अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस नाम दिया गया, और यह एक बालक के 12 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक कहें, यूँ तो 12 से 18 वर्ष ही कहा जाता है, परंतु हम अपने अध्ययन के दृष्टिकोण को अगर हम व्यापक करें तो यह समय 20 से 21 वर्ष तक भी सम्मिलित होता है। तो हम किसी बालक के 12 से 18 वर्ष या 20 वर्ष के समय की कल्पना करने से पूर्व हम स्वयं के 12 से 18 वर्ष या 20 वर्ष के समय को जरा सा अपने मस्तिष्क में फ्लैशबैक में जाकर ध्यान करते हैं, तो एक एक तथ्य आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी विशेषताएं आपके स्वयं के बारे में बताई जा रही हैं। चलिए, अगर हम थोड़ा सा सैद्धांतिक और तथ्यात्मक रूप से आगे बढ़ें तो कहा गया कि किशोरावस्था क्या है। किशोरावस्था को अंग्रेजी भाषा में एडोलसेंस कहते हैं। ये जो एडोलसेंस शब्द है वह लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से विकसित हुआ है। किशोरावस्था अंग्रेजी भाषा के एडोलसेंस शब्द को अंग्रेजी में एडोलसेंस कहते हैं, और यह एडोलसेंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के एडोल्सियर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना या परिपक्व रूप से विकसित होना। परिपक्व क्या है, इसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी कर दी है। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता का सीधा संबंध विकास से होता है, और जिस तरीके से समय एक उम्र के पश्चात एक निश्चित परिवर्तन शरीर में देखने को मिलते हैं, तो वह परिपक्वता की श्रेणी में रखे जा सकते हैं। आगे बात करें तो कहा गया इस किशोरावस्था की अगर हम बात करें तो बालक के आयु आधारित या कहें कि पूर्व का जो अध्ययन सामग्री होती थी वह एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बनती थी, जिसमें बालकों की उम्र, उनकी रुचियों का ध्यान नहीं होता था। इस दृष्टि से 1900 का समय जो माना जाता है वो बाल मनोविज्ञान का समय माना गया है, और इस समय एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक स्टैनले हॉल ने एक बाल मनोविज्ञान का आंदोलन से चलाया। तो इनका बहुत ज़्यादा अध्ययन किशोरावस्था पर है, एडोलसेंस में है। एक बात आप समझिएगा कि एक एक बात को आप ध्यान से सुनिए। ये एक एक शब्द आपके लिए, यदि आप पूर्व के परीक्षा प्रश्नों को हल करने बैठेंगे तो एक एक शब्द जो मैंने अगर कहा कि ये बाल मनोविज्ञान का आंदोलनकर्ता के रूप में आगे बढ़ते हैं, या मैंने ये कहा कि बाल मनोविज्ञान का समय 1900 के समय का माना जाता है, आप पूर्व के प्रश्न पत्र उठाइएगा, ये सब बातें वहाँ पूछी गई हैं। आगे बात करें तो स्टैनले हॉल ने 1904 में प्रकाशित अपनी पुस्तक एडोलसेंस में किशोरा अवस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंदर व्याख्यानित किया। अब जरा सा अपना समय सोचिए कि मैं उस समय आप अपने आप को 12 वर्ष की आयु का बालक मानिए और जानिए कि उस समय क्या मनोयोग हमारे मन में आते थे। मन में आता था कि जल्दी से बड़ा हो जाऊं और जल्दी से खूब ज़्यादा पैसा कमाऊं, और खूब ज़्यादा पैसा कमाने के बाद माता पिता को भी दूंगा और अपना भी मौज से रहूँगा। लेकिन उसके लिए कठिन परिश्रम करने में थोड़ा सा मन हिचकिचाता था।
कोई चीज़ ऐसी, कोई लॉटरी लग जाए या कोई जादू की छड़ी घूम जाए जिससे ये सारी चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं मुझे मिल जाए, लेकिन थोड़ा सा परिश्रम करने में मन पीछे हटता था। किसी की कोई, अब ये बातें हमारे मस्तिष्क में होती थी, अगर हम किसी से व्यक्त करते थे अपने बड़ों से, तो वो हमें क्या कहता था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो उनकी बातें सुनकर थोड़ा सा हमको ये लगता था कि क्या कह दिया, और मन थोड़ा सा दुखी भी होता था कि ये तो मुझे ऐसा बात कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर एक नई उमंग, नई आशा, सब कुछ उसी उम्र में कर लेने की अपेक्षा, आशा कि हम नई नौकरी भी ढूंढ लें, नया व्यवसाय भी कर लें, जीवन साथी भी ढूंढ लें, और सब कुछ उसी 6 से 8 वर्ष में करने की इच्छा, अपेक्षा मन में आती है, और शरीर के अंदर परिवर्तन भी उस कार्य को करने के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप को उस उम्र में रखिए, तब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब आपने देखा होगा कि उस उम्र में हमारे शरीर में आकस्मिक परिवर्तन, हमारे संवेगों में आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिले थे। वैसे मैंने पूर्व में आपको बताया है कि ये जो विकास की प्रक्रिया है, यह सतत और धीमी धीमी और क्रमिक परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला है। परंतु किशोरावस्था में जैसे ही उत्तर बाल्यावस्था या पूर्व किशोरावस्था का समय आता है, हमारे शरीर में 10 वर्ष की आयु के पश्चात 12 वर्ष की आयु के समय शरीर में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा आप कल्पना करिए तो समझ में आ जाएगी बातें। इसी तरीके से स्टैनले हॉल ने किशोरावस्था के विकास को आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत रखा है। क्या कहा उसके अंतर्गत? उन्होंने कहा कि किशोरों में जो भी शरीर में, मस्तिष्क में, इमोशंस में जो भी परिवर्तन देखने को मिलते हैं, वह सारे आकस्मिक होते हैं। किसी की कोई बात बहुत तेज लगती है हृदय में, शरीर में थोड़ा सा भुजाएं भी मजबूत होती हैं, और अन्य परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। मस्तिष्क में भी परिवर्तन अचानक से, अभी जो एक मस्तिष्क में सिर्फ परिवार तक ही सीमित रहने वाला बालक था, अब ऐसा लगता है कि उस दायरे से निकलकर थोड़ा सा खुले आसमान में उड़ूं। तो मस्तिष्क में भी आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ये सारे अध्ययन किया स्टैनले हॉल ने 1904 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की एडोलसेंस, किशोरावस्था के विकास को उन्होंने आकस्मिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत व्याख्यान्वित किया, और कहा कि इस उम्र में किशोरों में जो भी शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं, वे अकस्मात होते हैं। वीडियो भले थोड़ा लंबा हो, लेकिन मैं चाहता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप एक बार देखिए और सदैव के लिए याद रखिए। तो थोड़ा सा अपने अंदर सिटिंग कैपेसिटी भी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा रुकना, ठहराव की स्थिति भी आपको अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी तथ्यों को आप सदैव के लिए समझ पाएंगे, याद कर पाएंगे। चलिए, कुछ अब चूंकि अब जितने भी परिवर्तन हमारे शरीर में देखने को मिले, जो भी संवेग हमारे शरीर में देखने को मिले, अब ये जो आयु थी, ये बाल मनोवैज्ञानिकों के लिए, या कहें बाल विकास के जो क्षेत्र में अध्ययन करने वाले जो लोग थे, उनके लिए एक बड़ा फेवरेट टॉपिक रहा। उन्होंने इस आयु के बालकों का अध्ययन करना प्रारंभ किया, और जब अध्ययन किया तो उन्हें जो जो परिवर्तन देखने को मिले, उस हिसाब से उन्होंने उस आयु को कुछ नाम दे दिए। जैसे कहते हैं कि इस सृष्टि को समझने के लिए महात्मा बुद्ध ने कहा कि ये तो ऐसा है कि 4 अंधे जैसे हाथी को छूते हैं, तो जो भी हिस्सा जिसके पास पड़ता है, कोई कहता है ये दुनिया, ये जो हाथी है, उसको किसी एक अंधे के हाथ में सूंड आई तो उसने कहा बेलनाकार है हाथी, किसी के हाथ में कान छुआ तो उसने कहा सूप के आकार का होता है, किसी ने पैर छुआ तो कहा एक बड़ा मोटा खंभा जैसा हाथी होता है, और किसी के हाथ में पूंछ आई तो उसने कहा ये झाड़ू जैसा हाथी होता है। तो जिस हिसाब से जिसने अध्ययन किया और जो समझ में आया उसको, उसने कुछ नाम देना, उस मनोवैज्ञानिक ने उस तरीके से कुछ नामकरण भी उन आयु के समय को किया है, उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए। तो आइए बात करें, जीवन का कठिन काल कहा गया। क्यों कठिन कहा गया? कुछ मन में है जो इच्छा बताने की, वो बता भी नहीं पा रहा और मन में रख भी नहीं पा रहा। संवेगों का ऐसा परिवर्तन, शरीर का ऐसा परिवर्तन, इन सभी को ध्यान में रखते हुए संघर्ष और तूफान की एक उमड़ हमारे मन में, और उसी की वजह से शरीर या सभी स्तरों में जो आकस्मिक परिवर्तन देखने को मिला, उसके कारण इसे जीवन का कठिन काल भी कहा गया है। अब कठिन काल के साथ साथ जान सकते हैं जीवन का कठिन काल क्यों है? क्योंकि लज्जा जैसी भावना, अभी तक तो हम
सभी दोस्तों के साथ खेलते थे, कोई मना नहीं करता था। अब क्या है, अब थोड़ा सा बंदिश लगना शुरू हुई कि नहीं, अब आप लड़कियां हैं तो लड़कियों के साथ नहीं खेलेंगी, और लड़के हैं तो थोड़ा सा आप अपने ग्रुप में रहिए, अभी बहुत ज़्यादा लड़कियों से बात करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ऐसी बंदिशें लगना शुरू हो जाती हैं, तो थोड़ा सा ध्यान करिए। तो जीवन का कठिन काल एक नाम इनको दिया गया, किशोरावस्था को दिया गया। और उस कठिनाइयों के कारण हमारे मन में जो उलझन सी आई कि क्या करें कि ना करें। देखो, वैचारिक जो उत्पन्न हुआ था, वैचारिक स्वयं के विचार उत्पन्न होने की जो योग्यता है वो उत्तर बाल्यावस्था तक विकसित हो जाती है। एक मैंने आपको वयासंधि के बारे में बताया था। वयासंधि क्या होती है कि ये एक संक्रमण काल है या ओवरलैपिंग पीरियड है उत्तर बाल्यावस्था और पूर्व या किशोरावस्था का, जो 4 साल का, यानी 2 साल लिए गए हैं उत्तर बाल्यावस्था के और 2 साल लिए गए हैं किशोरावस्था के। तो इस उम्र का समय जो है इसको ओवरलैपिंग स्टेज कहते हैं कि यहाँ पर बंदिशें शुरू होंगी, परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे और अचानक के परिवर्तन देखने को मिल रहे होंगे। तो उस कारण क्या होगा, उलझन की एक स्थिति मन में आती है। स्टैनले हॉल ने इस पर अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि ये जो मन स्थिति है, मन स्थिति में उठने वाले संवेग जो है, कुछ कर गुजरने की जो इच्छा अपेक्षा हमारे मन में है, उन सबको उन्होंने एक नाम दिया, आंधी तूफान की अवस्था। मन में एक आंधी तूफान सा, मस्तिष्क में आंधी तूफान सा चलता रहता है। तो जीवन का कठिन काल है, कठिनाइयों को देखते हुए मन में उलझन आई। उलझन जब मन में बहुत ज़्यादा हुई तो एकदम से एक आवेग, एक तूफान सा मन में उठा। तो क्या हुआ, आंधी तूफान की भी अवस्था इसे कहा गया। ठीक है, अब ये जो आंधी तूफान थे ये कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित हुए, लेकिन आंधी तूफान को रोकने का भी तो काम कोई ना कोई करेगा ना। तो जब वो उमंग, वो आशा, वो अपेक्षा जीवन में आगे आई, समाज में आई, तो समाज में सभी आशा अपेक्षा स्वीकृत नहीं होती। तो वे आशा अपेक्षा जिनको रोका गया, जिन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उन प्रतिबंधों के कारण मन में दुख भी स्थिति आई। पता चला कि जो प्रेम पत्र दिया था वो प्रेम पत्र अब पहुँचे नहीं और वो स्वीकार ही नहीं हुआ, और तो दुख हो गया मन में। आगे बढ़ते हैं। तनाव व संघर्ष की अवस्था। तनाव भी मस्तिष्क में रहता है और संघर्ष इसलिए रहता है कि आशा अपेक्षा बहुत होती है, कर गुजरने की उमंग बहुत होती है, परंतु सामने एक समुद्र संयोजन का है, इस पर पुल बना करके ही आपको लंका जाना है, ये बात भी मन में होगी। तो इसीलिए तनाव भी होगा और संघर्ष भी होगा। यानी तनाव इसलिए होगा शरीर के भी आधार पर, मन के आधार पर भी, और अपने भविष्य को लेकर भी एक तनाव होगा कि मैं कैसे इन सब अपने जो स्वप्न हैं उनकी पूर्ति कैसे करूँगा। तो इस कारण क्या हुआ, कठिनता रही, कठिनता के कारण उलझन आई, उलझन के कारण आंधी तूफान उठा। तूफानों को जब रोका गया तो दुख हुआ, तो दुख होने के कारण क्या हुआ, तनाव भी मन में आया और संघर्ष भी स्वयं में चलता रहा, और स्वयं के साथ साथ बाहर के लोगों में भी एक संघर्ष बालकों का चलता रहा। अच्छा भाई, इसी को जीवन का स्वर्णकाल भी कहा गया। मान लो ये कुछ इच्छाएं इसमें से जो हमारे मन की थी वो पूरी होने लगी धीरे धीरे, थोड़ा सा कहा कि ठीक है चल जाओ, थोड़ा सा घूम लो, या थोड़ा सी इच्छाओं को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो इसीलिए इस उम्र को जीवन का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। इसको जीवन का स्वर्णकाल भी कहा गया है। सुनहरी अवस्था किसे कहा गया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन जीवन का स्वर्णकाल किशोरावस्था को नाम दिया गया। बसंत ऋतु भी कहते हैं, सब बसंत हरा हरा सब बच्चे को दिखता है, तो इसे बसंत ऋतु भी कहा गया। अब बसंत के साथ साथ बसंत के बाद पतझड़ भी आएगा भाई, बिल्कुल सी बात है। अगर सब जगह से प्रपोजल रिजेक्ट हो जाएगा तो क्या होगा फिर, क्या वो एक गीत है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, तो वो क्या होगा फिर, पतझड़ की ऋतु आ जाएगी। इस तरीके से ये कुछ अवस्थाओं के नाम दिए गए। अगला अगर हम मानसिक रूप से बात करें या मस्तिष्क के दृष्टिकोण की बात करें, तो अब बच्चे का जो चिंतन है वो तार्किक चिंतन होगा। क्योंकि क्या, देखिए थोड़ा सा अपने ही अनुभव को आप अगर बात करिए तो कोई बात अगर कह रहा है तो उसमें क्या तर्क छिपा हुआ है, उसमें क्या कारण छिपा हुआ है, ये भी हम जान सकते हैं। ऐसा हम चिंतन करने की हमारे अंदर योग्यता आ जाती है। हम करें ना करें वो अलग बात है। इस उम्र के बालकों में तार्किक चिंतन करने की योग्यता का भी विकास हो जाता है। चलिए
आगे देख ले, 2-3 नाम और बचे हैं। संवेगात्मक परिवर्तन की अवस्था भी इसे कहा गया, इसे समस्याओं की आयु भी कहा गया और औपचारिक परिचालन की अवस्था भी नाम दिया गया। क्यों कहा संवेगात्मक परिवर्तन? क्योंकि संवेगों में क्षण, रुष्ट क्षण, खुश, ऐसा भी स्थिति आ जाती रहे। और ये जो संवेगात्मक परिवर्तन की जो मूल अवस्था है, ये वया संधि की अवस्था है, जिसमें कुछ चीज़ें करने की आशा अपेक्षा है और वहाँ पर रुकावट है। कुछ बात पर लड़ाई भी हो गई, गुस्सा भी हो गए, और फिर धीरे से भाइयों में जब लड़ाई हुई तो उस समय गुस्सा भी हो, धीरे से थोड़ा सा बातचीत बनी तो फिर बात होना भी प्रारंभ हो गई। तो इन सभी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई सारी समस्या हैं शरीर के अंदर, मन के अंदर, संवेगों के अंदर, समझ जैसी हमारी वैसा हमने कहना शुरू किया, तो उस आधार पर कई सारी समस्याएं सामने देखने को मिलती हैं। इसीलिए किशोरावस्था को समस्याओं की आयु भी कहा गया है। औपचारिक परिचालन की अवस्था। औपचारिक परिचालन की अवस्था क्या है? ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। जीन पियाजे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको बताऊंगा कि औपचारिक परिचालन की अवस्था क्या होती है। फिलहाल थोड़ा सा ये हम जान लें कि औपचारिक परिचालन की अवस्था यह है, या इसे अमूर्त चिंतन की अवस्था भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जब वस्तु सामने नहीं है तो भी हम उसके बारे में चिंतन कर सकते हैं। और सरल शब्दों में कहें तो मूर्त और अमूर्त में अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो मान के चलिए कि कोई सवाल आपको बोल दिया गया और बोल करके आपसे कहा जाए कि इसका उत्तर बताइए, और तब बता ले जा रहे हैं, तो आप में अमूर्त चिंतन करने की योग्यता आ गई। और एक आयु तब है जब आपको कोई सवाल बोला जाए और तब आप कहें कि सर लिख के दे दीजिए तो मैं बता पाऊंगा, तो वो समय आपका मूर्त और अमूर्त चिंतन से संबंधित है। अब कुछ परिभाषाएं हो गई। मेरे हिसाब से आपको अवस्थाओं के नाम सारे समझ में आए होंगे। कौन कौन सी अवस्था रही? सबसे पहले बात हुई, कहा गया कि कठिनता है, कठिनता के कारण मन में कैसा है, कठिनता के कारण जीवन का कठिन काल कहा गया। कठिन काल के बाद फिर नाम दिया गया उलझन सी आई कठिनताओं के कारण। उस उलझन से आंधी तूफान उठा, आंधी तूफान को जब रोका गया तो दुखों की अवस्था आ गई। दुखों की अवस्था के बाद दुख हुआ तो तनाव भी आया, संघर्ष भी आया, और इन तनाव संघर्षों के बीच जो स्वतंत्र अगर सफलता कोई प्राप्त हुई तो स्वर्णकाल भी कहा गया, बसंत ऋतु भी, पतझड़ ऋतु भी, और तार्किक चिंतन। इन सब नामों से और विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए समस्याओं की आयु भी किशोरावस्था को कहा गया। अब आइए, ये तो कुछ नाम हो गए जो मनोवैज्ञानिकों ने इसको संबोधित किए। कुछ लोगों ने इस अवस्था का जो अध्ययन किया उस हिसाब से कुछ कथन भी कहे। क्या कहा कि ये कौन आदमी है, किशोरावस्था क्या है, क्या परिवर्तन है, ये सब देखने को। ये जितने भी मैं आपको 6 से 7 परिभाषाएं यहाँ बताऊंगा, ये सभी 6 से 7 परिभाषाएं विभिन्न प्रदोषों के परीक्षाओं में पूछी गई हैं। तो एक एक परिभाषा आपके लिए महत्वपूर्ण है। अमूमन हम परिभाषा नहीं पढ़ते, हमारा जो हमारी मनोवृत्ति रहती है, हमारा एटीट्यूड रहता है, वो परिभाषाओं को लेकर बड़ा अलग सा होता है कि परिभाषाएं कहना, क्यों लोग परिभाषा बना देते हैं, के अनुसार वाला बड़ा दिमाग में, मस्तिष्क में बड़ा ये कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो आप जान लीजिए के अनुसार पढ़ना इसलिए इतना ही आवश्यक है, जैसे कोई किसी लड़के की अगर किसी की शादी ढूंढी जाती है तो शादी ढूंढने से समय पहले हम क्या देखते हैं, फ़ोटो देखते हैं और नाम देखते हैं, जन्मतिथि देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। फिर पता लगाना शुरू करते हैं। पता कहाँ लगाएं? गांव के प्रधान से पूछ ले, लाओ अच्छा, फिर लाओ अच्छा उनके चाचा को हम जानते हैं, लाओ पूछे जा लड़के के बारे में, थोड़ा मामा से पूछ लेते हैं। ये जो चाचा मामा सरपंच उस लड़के के बारे में बताते हैं, तो एक हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हाँ आदमी ठीक है, इसके बारे में निर्णय लिया जा सकता है। इसी प्रकार से जो विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने जिन्होंने इस अवस्था को या उस तथ्य को बड़े नज़दीक से देखा होता है, वो अगर कुछ बात कहते हैं तो उनके द्वारा कही गई बात से हमारा जो अवधारणा है वो हमारी क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता है। चलिए, अपना जो कॉन्सेप्ट ये है वो ऊपर पढ़ने का नहीं है। अपना जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहते हैं कि बोकला निकोल देंगे, कहते हैं ना कि एकदम खाल निकल गए, ऐसा पढ़े, तो बोकला निकोलने वाला कॉन्सेप्ट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, परिभाषाएं कौन कौन सी? आशुबेल कहते हैं कि किशोरावस्था जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल है। मतलब क्या है इसका? जैविक और सामाजिक का। अभी जो ये 18 से 20 साल का जो समय था, इसमें शरीर की निर्माण का समय रहा, बायोलॉजिकल प्रोसेस ज़्यादा रही। अब क्या होगा, जब बालक एक वयस्क
किशोरावस्था पूर्ण करेगा और वयस्कता की ओर बढ़ेगा तो वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं है, समाज में अपने ज्ञान को, अपने अनुभव को और उसके समाज के अनुभव को प्राप्त करेगा। तो इसलिए यहाँ समाज का भी अनुभव प्राप्त होता रहता है, शरीर का भी परिवर्तन अनुभव प्राप्त होता रहता है। तो ये शरीर और समाज के बीच जो इच्छाएं अपेक्षाएं हैं उनमें हमें क्या समझौता करना पड़ेगा, तो वो संक्रमण काल इसलिए हम कहते हैं कि जैविक और सामाजिक स्थिति में संक्रमण काल आंसू बेलने का है। अगला दूसरी परिभाषा बहुत प्रचलित, बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई, किशोरावस्था आंधी तूफान संघर्ष व परेशानी की अवस्था है। थोड़ा सा मैंने एडिट किया है तूफान और परेशानी इसलिए लिखा कि अगर परिभाषाओं में कुछ शब्द हटा दिए जाए, डिलीट किए जाए, तो भी परिभाषा अगर ऐसी है तो स्टेनले हॉल की ही होगी। किशोरावस्था तूफान, आंधी तूफान, संघर्ष एवं परेशानियों की अवस्था है, ऐसा स्टेनले हॉल ने कहा और हमने उपनाम में भी पढ़ा था। आगे की बात करें तो किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है, ऐसा रॉस साहब कहते हैं। और ऐसे ही देखो इसमें क्या है कि इदम अहम पराहम, तीन चीज़ें, इदम अहम और पराहम, जब आपको मैं मनोविश्लेषणवाद पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो इदम क्या है, हमारे अंदर हमारे मन की ये तीनों स्थितियां हैं, ठीक है। मन का मतलब यहाँ पर क्या है, हृदय नहीं है। मन का मतलब मनोविज्ञान में जब भी मन कहा जाएगा तो आप मस्तिष्क समझिएगा। तो मन, इदम अहम पराहम, तीन चीज़ें हैं। इदम में हमारे जो ऐसी इच्छाएं हैं जो हम हमेशा पूर्ति करने की ओर प्रयास करते रहते हैं, परंतु वे इच्छाएं सदैव, सभी इच्छाएं समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती। तो जो समाज द्वारा स्वीकृत नहीं होती वो उसको समझाता है हमारा अहम कि भैया ये न करो न मारे जाओगे। और परा अहम जो है वो हमारा नैतिक कमांडर होता है, उसमें सदैव अच्छी बातें होती हैं। इदम में अच्छी बातें नहीं होती, गड़बड़ बातें होती। अहम जो है वो अच्छी और बुरी मतलब दोनों बातों के बीच से हमारा व्यक्तित्व बनाता है। जब हमारे ऊपर हमारी बुरी बातें ज़्यादा हावी हो जाती है तो हम वो कार्य कर बैठते हैं, और जब हमारे मन पर, मस्तिष्क पर परा अहम हावी होता है तो हम उस कार्य को करने से पीछे हट जाते हैं। चलिए उसको जब बताएंगे तब आगे बात होगी। तो शैशवावस्था की पुनरावृत्ति क्यों कहा मैंने इसको, क्योंकि वहाँ पर भी बालक इदम से प्रभावित ज़्यादा होता था। तो परंतु वो वहाँ पर जो भी इच्छा है वो प्रकट करने में बहुत ही स्वतंत्रता महसूस करता था, लोग उसका आनंद भी लेते थे। परंतु किशोरावस्था तक आते आते उसके अंदर फिर से वही इच्छाएं जागृत हो रही हैं, परंतु अब आनंद नहीं आएगा, अब तो लठ चल जाएगा, ठीक है। तो अब अपनी इच्छाओं को प्रकट करने में उसमें क्या है कि इच्छाएं तो वही आ जाती हैं फिर से सब अपने उसी तरीके से भाव प्रकट करने की, लेकिन वो वहाँ पर ऐसा पॉसिबल, ऐसा संभव नहीं होता। इसी कारण किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा गया है। आगे बात करें तो इन इच्छाओं की पूर्ति में जब हमारे बड़े हम बाधा बनते हैं तो किशोर प्राणों को अपने मार्ग की बाधा मानते हैं, कॉल सैनिक ने कहा है। देखो जब बाधा हटाने के लिए किसको बुलाओगे, सैनिकों को बुलाओगे, कॉल करो सैनिक को, तो कॉल सैनिक हुआ। किशोर अपने प्राणों को अपने मार्ग की बाधा मानते हैं, ये परिभाषा दी कॉल सैनिक ने। अगला कहा किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का समय है। वैलेंटाइन कहते हैं कि किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का समय है। इसमें आपराधिक या बच्चे नशा करने लग जाते हैं, चोरी करने लग जाते हैं और मारपीट करने लग जाते हैं। तो इस अवस्था को वैलेंटाइन ने अपराध प्रवृत्ति का भी समय कहा है, ठीक है। आगे की बात करें किशोरावस्था, ये छठी परिभाषा है, पूछी गई DSSSB में भी पूछी गई, बिहार टेट में भी पूछी गई, इसलिए मैंने आपके लिए, और सीटेट में भी पूछी गई, इसलिए आपकी परीक्षा के लिए मैंने इसको सम्मिलित कर लिया है। किशोरावस्था वह काल है जिसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, आइए देखते हैं। लिंगीय, सामाजिक, व्यावसायिक, आदर्श संबंधित समायोजन और माता पिता पर से निर्भरता से मुक्ति पाने की चेष्टा। इन सभी लिंगीय परिवर्तन की चेष्टा, सामाजिक परिवर्तन की चेष्टा, व्यावसायिक चेष्टा, आदर्श कौन हो हमारा उसको समायोजित करने की चेष्टा। अब माता पिता की थोड़ा सा कहते हैं अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब थोड़ा सा कंट्रोल दूर करो, मोटरसाइकिल तो थोड़ा घूम के आए, लेकिन माता पिता सोचते अभी तो 18 हुआ नहीं, DL बना नहीं, तो कैसे घूम के आए। तो माता पिता की निर्भरता से मुक्ति पाने की चेष्टा कुहूलन कहते हैं। अच्छा इसको याद कैसे करें, कुहूलन को कैसे याद करें, तो मान लो जो माता पिता की निर्भरता से आप मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं तो कूटे भी बहुत जाते हैं, ठीक है। तो जब मान लो चोरी से मोटरसाइकिल लेके चले गए थे, तब जब लौट के आए तो पता चल गया जब पापा को,
तो रात को फिर पिटाई भी हुई, कूटे भी कस के गए। तो कूटे गए तो कूल्हन, ठीक है, कूल्हन तो कूल्हों से मारा गया, ठीक है। तो कुल्हन की, ये कुहलन की परिभाषा है, ठीक है, किशोरावस्था, ये परिवर्तन की बात करें। अगर एक बहुत अच्छी परिभाषा है तो ये भी परीक्षा में पूछी गई, इसलिए मैंने सम्मिलित कर लिया है। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने के लिए कोई शब्द है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला अगर कोई शब्द है तो वह है परिवर्तन। बिग व हंट ने ये बात कही है कि बड़ी बात कह दी बिग साहब ने, तो बिग माने बड़ा, और एक ही शब्द में सारी बात कहा कि परिवर्तन सबसे जो सर्वोत्तम शब्द है जो पूरी तरीके से किशोरावस्था की विशेषताओं को व्यक्त करता है वह है परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये परिभाषाएं आपको समझ में आई होंगी। अच्छा भाई, तो आगे की बात करें, इसे किशोरावस्था को एक, अगर हम इतनी सब उपनामों को देखें और परिभाषाओं को देखें तो एक कंक्लूजन निकालें तो ये कह सकते हैं कि किशोरावस्था क्या है, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का एक संक्रमण काल है। ये कई बार पूछा भी गया है, इसीलिए मैंने नोट के रूप में आपको बताने का प्रयास किया है। आगे की बात करें, विशेषताएं पढ़े, विशेषताएं आती हैं, चाहे बीएड वाले हों, चाहे सीटेड वाले हों, चाहे प्रशिक्षु वाले हों, सब में अगर आपके व्याख्यानवत में है तो ये हेडिंग है, अगर आप में सीटेड के दृष्टिकोण से है तो ये सब नाम के आधार पर प्रश्न बन जाते हैं। विशेषताएं हम देखें किशोरावस्था की, तो सबसे पहली बात है संपूर्ण विकास। पहली विशेषता है कि लगभग संपूर्ण विकास हो जाता है शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास की दृष्टि से, इसीलिए इसे संवेगात्मक विकास कहा। और दूसरा शब्द कहा बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास। अब आपसे दो तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे इससे कि एक मानव का विकास सबसे तीव्र गति से किस अवस्था में होता है, तो वो किशोरावस्था का उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बालक में के मानसिक विकास में सबसे अधिक परिवर्तन कब देखने को मिलता है, तो वो आपका कौन सा है, पूर्व बाल्यावस्था है या शैशवावस्था है, ठीक है। तो दोनों का अंतर, वो मस्तिष्क विकास है, ये विकास है, और ये बुद्धि का तीव्र नहीं है, अधिकतम विकास है, ठीक है। तो इन तीनों चारों बातों को आप ध्यान से समझिएगा। तीसरा, दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति होती है। मैंने पूर्व में ही आपको समझाया कि सब कुछ करना तो पॉसिबल नहीं होता, तो कहा है कि मने मन सोच लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो और इसी मनोमन सोचने की जो स्थिति है, दिवा स्वप्न भी देखिए, डे ड्रीमिंग बुरी बात नहीं है, परंतु जब इसकी अधिकता हो जाती है तो बालक फिर वास्तविक जीवन से हट करके वो सब कुछ ख्याल में करते हैं, फिर वो श्रम से पीछे हटने लगते हैं, परिश्रम से पीछे हटने लगते हैं, वो सब मने मन से अपनी इच्छाओं को पूरी कर लेते हैं। तो दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति है अब अवास्तविकताओं का समय, इसीलिए इसे अवास्तविकताओं का समय भी कहा गया है कि समय जो है वास्तविकता से बहुत, क्योंकि अनुभव भी जीवन का है नहीं, परंतु ज्ञान प्राप्त हुआ है, शरीर में परिवर्तन है, समझ में परिवर्तन है, तो जानते तो हम मुझे सब पता है, लेकिन वो जो पता है वो जब अभी मैदान में जाओगे तब पता चलेगा कि पता है कि नहीं पता है, ठीक है। एक परिवर्ती या संक्रमण अवस्था, इसे किशोरावस्था को कहा गया है। क्यों कहा गया मैंने पूर्व में आपको बताया। अगली बात है समाज सेवा की भावना इस उम्र के बालकों में पाई जाती है। तो समाज सेवा की भावना क्या है, आप अपने आस पड़ोस जितने भी दुर्गा पूजा और जो भी कार्यक्रम है, भंडारा वंडारा है, उसमें जो भोजन परोसने वाले हैं, उसमें जो सेवा कार्य करने वाले हैं, अधिकतम बालक आपने किशोर अवस्था के ही देखे होंगे। और इन सभी में समाज के प्रति, क्योंकि अभी उम्र आयु से निकले हैं, अपने परिवार के या माता पिता की बंधन से थोड़ा, तो वो समाज के लिए भी कुछ करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। तो समाज सेवा की भावना है, सुख आनंद की चाह, सब कुछ चाहते हैं कि पैदल जाने का मन नहीं करता स्कूल, तो कैसे जाएं, साइकिल से जाएं, साइकिल भी तो थोड़ा सा आउटडेटेड हो रहा है, अब बढ़िया बाइक से जाने का मन करता है। तो सुख आनंद की चाह भी इस स्थिति में होते हैं, बड़े बड़े बढ़िया मोबाइल मिले, सेल्फी खींचा जाए। अगला है संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। ये एग्जैक्ट वर्डिंग परीक्षा में पूछी गई थी। संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। संवेगात्मक प्रोत्थान माने क्या है कि संवेगात्मक परिवर्तन या संवेगात्मक जो उत्थान की स्थिति है वो अधिक बढ़ जाती है। आवेश में आकर कुछ भी कर बैठने की जो इच्छा हो जाती है, और कभी कभी आवेश में आकर कुछ कर बैठते भी हैं, तो उस कारण उन्हें फिर समाज में निरादर भी झेलना पड़ता है। और तो कॉलेज में तो पीट दिए जाते हैं, घर में भी पीट दिए जाते हैं, और अगर भौकाल बन गया है तो ठीक है, समाज में काम चल जाता है।
तो संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना भी बढ़ जाती है। आगे इसी भाव और इसी भावना के साथ बालकों में नेतृत्व करने की क्षमता भी आती है कि मैं लीडर बनूंगा और मैं नेता बनूंगा, और अपने दोस्तों में वह अपनी बात को स्वीकृत कराने के लिए सदैव प्रेरित रहता है, और ऐसी इच्छा आप में भी हुई होगी कि आपकी बात मानी जाए आपके दोस्तों में। नेतृत्व की भावना का विकास होता है। वीर पूजा और नायक पूजा, इसका मतलब क्या है कि जैसा ही रोल मॉडल आप अगर अपने आप को आदर्श के समायोजन की स्थिति कहा है कि आदर्श कौन हो, इसके लिए भी समायोजन को लेकर संघर्ष होता है ऊपर कोहलन साहब ने। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका आदर्श स्वामी विवेकानंद है तो आप वैसे ही विचारों आदर्शों का कार्य करते हैं। आपके आदर्श कोई फिल्म स्टार है तो वैसा ही आप बाल रखाना शुरू करते हैं। यदि आपका कोई आदर्श कोई राजनेता है तो आप उसके जैसा हाव भाव और दाढ़ी रखाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो अपराध प्रवृत्ति का भी विकास होता है। जब ऐसी इच्छाएं जब ज़्यादा हो जाती हैं तो बच्चे चोरी करने लग जाते हैं, मारपीट करने लग। अधिकतर चाइल्ड स्नैचर जो देखे गए हैं वो किशोर अवस्था के बालक देखे गए हैं, जब उन पे परिवार का नियंत्रण कम हो जाता है और वो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए फिर अनैतिक रास्तों का सहारा लेने लग जाते हैं। इसीलिए अपराध प्रवृत्ति का विकास भी किस उम्र में देखा जाता है? किशोरावस्था में देखा जाता है। विषम लिंगीय समूह भावना। विषम लिंगीय समूह भावना का मतलब क्या है कि इसका जो विषम लिंगीय समूह है उसके बारे में जानकारी लेने की ज़्यादा इच्छा रहती है। मतलब बॉयज़ है तो गर्ल्स की, गर्ल्स है तो बॉयज़ के ग्रुप में क्या चल रहा है और उनसे हमारी दोस्ती हो जाए तो बड़ा अच्छा रहे। इस तरीके की जो भावनाएं हैं उनका भी विकास काफ़ी होता है। अब सामाजिक स्वीकृति। सामाजिक स्वीकृति, उसका समाज कौन है, उसके दोस्त हैं, उसका परिवार है, उसका स्कूल है, तो उन सभी जगह वो अब चाहता है कि उसकी बात मानी जाए। इसी को दूसरे शब्द में बताया गया अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति। अब क्या है, बच्चा चाहता तो है समाज में अपनी स्वीकृति, और दो तीन बातें यहाँ पर होती है कि जब कभी ऐसी स्थिति आती है कि जब इस उम्र के बालक, चूँकि शैशवावस्था की पुनरावृत्ति भी कहा गया है, तो बालक कोई ऐसे हरकतें करता है तो परिवार में कहा जाता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें ऐसी बातें शोभा नहीं देती। तो जब वो सोचता है कि अच्छा मैं बड़ा हो गया हूँ, और परिवार में जब कोई गंभीर चिंतन चल रहा होता है तो वो गंभीर चिंतन पर अपना विषय अपना भी पक्ष रखने का प्रयास करता है। तो उससे क्या कहते हैं, आप सब जानते हो कि अभी बच्चे हो बेटा, बच्चे रहो। तो वो ये सोचता है कि मैं बड़ा हुआ हूँ कि अभी बच्चा हूँ, को समझ नहीं आता है। तो एक अस्पष्ट व्यक्तिक स्थिति का भी की मंशा या की स्थिति भी बन जाती है। आगे दो चार और बचे हैं, ख़त्म करते हैं। ये सारे इसलिए हैं क्योंकि सभी परीक्षाओं में पूछी गई विशेषताएं हैं, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अहम विशिष्टता की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ ईगो एंड आइडेंटिटी। इसको भी ऊपर जैसे हम लोगों ने कहा है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई, इसको लेकर के बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है कि मेरी पहचान क्या है। और इसे कूले ने आई एंड मी का कॉन्सेप्ट का भी कहा है। आगे मैं जब सामाजिक विकास आपको पढ़ाऊंगा तब उसमें चर्चा करेंगे। तो स्वयं के ईगो और स्वयं की पहचान के बारे में भी समस्या बनी रहती है। इस उम्र में व्यवसाय क्या करें, कैसी नौकरी प्राप्त करना है, इसको लेकर भी व्यवसायिक चुनाव की समस्या भी बालकों में देखने को मिली। आगे आत्मनिर्भरता की भावना का विकास। मैंने जैसा पूर्व में ही आपको बताया था कि उस उम्र के बालक चाहते हैं कि मैं नौकरी बढ़िया मिल जाए, इस बढ़िया नौकरी मिलने के बाद मैं अपने परिवार और अपने साथियों का सबका सहयोग कर सकूं। आगे की बात करें तो आत्मनिर्भरता की भावना, मैंने आज जैसा आपको बताया कि इस तरीके से उसमें भाव विकसित होते हैं। विचारों में मतभेद, माता पिता कुछ और कहते हैं और बच्चा कुछ और कहता है। माता पिता मना करते हैं कि पबजी ना खेलो, वो कहता है अरे माता पबजी कहाँ, आप अभी बैठे हो, दुनिया बहुत दूर चली गई मम्मी। तो इस तरीके से विचारों में माता पिता और बच्चों में बहुत परिवर्तन देखने को मिलता है, और इसी विचारों के मतभेद के कारण बालकों में विद्रोह की भावना का भी विकास देखा गया है। अब वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो विद्रोह होता है, फिर लड़ाई होती है, फिर झंझट होता है। ठीक है, आगे की बात करें, समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। जो हमारा साथी है, जो हमारा दोस्त है, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, उसके साथ जो वो हमारी प्रशंसा करे, वो हमारे सभी कार्यों को प्रोत्साहित करे, इसको लेकर एक अजीब सी बेचैनी भी मन में इसी उम्र में देखी गई है। माँ बाप के साये से निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना इसी उम्र के यानी पूर्व किशोरावस्था 9 से 12 वर्ष की आयु का गुण माना गया है और विशेषता मानी गई है। परीक्षा में यथावत रूप से पूछी भी गई है। आगे की बात करें, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए
प्रयत्नरत रहना, जो भी हमारी मेंटल एबिलिटीज़ है, जो हमारी मेंटल मैच्योरिटी है, उस मेंटल मैच्योरिटी के आधार पर हम सभी कार्य करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो सभी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए कुछ ऐसे किशोर होते हैं जो थोड़ा सा जिनका व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है, तो वो अपनी समस्याओं के प्रति कठोर हो जाते हैं। कहा गया पूर्वाग्राही किशोर किस बात को लेकर कठोर रहता है, तो वो अपनी समस्याओं को लेकर कठोर रहते हैं। आपको अगर कोई समझा रहा है कि देखो ऐसी बातें होती हैं, परेशान मत हो, धीरे धीरे समय आने के बाद ये भावना, ये इच्छा दूर हो जाएगी। थोड़ी देर समझ में आया, फिर थोड़ी देर बाद बीते, फिर लेकर के बैठे हैं कि अरे यार कैसे क्या होगा, तो वो अपनी समस्या के प्रति कठोर हो जाते हैं और इन्हीं समस्याओं को देखते हुए दुश्चिंतता और फिर स्वयं में ही खोए रहने की स्थिति भी आ जाती है। सहपाठियों का दबाव भी सबसे अधिक उत्तर किशोरावस्था में देखा गया। उत्तर किशोरावस्था का समय क्या हुआ, यानी किशोरावस्था जब समाप्त हो रही है, इस उम्र में क्या होगा कि जैसे इंटर पास हो गए बच्चे, तो इंटर पास होने के बाद उनके साथी समूह है, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई इंजीनियरिंग में जा रहा है, कोई विदेश पढ़ने चला जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। इस स्थिति के साथ साथ बच्चे जो हैं वो अपना भी एक स्टैंडर्ड बनाए रखने के कारण कि जैसा वो कर रहा है वैसे ही हम भी कुछ ही नए क्षेत्र में जाने का प्रयास करें, तो ऐसा ही सहपाठियों का दबाव भी इस उम्र में सबसे अधिक देखने को मिला है और ये गुण है उत्तर किशोरावस्था का। अब ईश्वर और धर्म में ही 4-5 बचे हैं, बस ख़त्म करते हैं। ईश्वर धर्म में विश्वास होगा या विश्वास होगा, कैसे? या तो भगवान के यहाँ जब प्रसाद चढ़ाया कि भगवान आपकी पास करा देना और भगवान जहाँ भेजे हैं चिट्ठी वहाँ काम हो जाए, तो अगर ऐसी बात मन हो जाती है तब तो भगवान में विश्वास होगा, धर्म में विश्वास होगा। धर्म में विश्वास, अगर कोई हमारे काम में रुकावट नहीं कर रहा, धर्म का मतलब नियम होता है। धर्म का मतलब कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म का मतलब नियम, सब जगह के नियम अपने अलग अलग हैं, तो वो नियम अगर स्वतंत्रता में बाधा बन रहे हैं, ईश्वर अगर उनकी इच्छाओं को पूरा कर रहा है, तब तो विश्वास होगा, नहीं तो कहीं सब बेकार है, कुछ मतलब नहीं, सब अपने दम पर बनाना पड़ता है। इसी उम्र को चरित्र निर्माण काल भी कहा गया है। इसी उम्र में अगर संवेगों पर नियंत्रण हुआ, माता पिता की पैदाई रही, देखिए आप रुकावट मत करिए बच्चों पर, लेकिन वॉच कर जरूर करते रहिए, कितनी देर मोबाइल प्रयोग कर रहे हैं, कितनी मोबाइल पर क्या प्रयोग किया जा रहा है और किस साथी, इनके दोस्त कौन हैं, इन सब की जानकारी आप रखिए। बहुत जासूस बनने की जरूरत नहीं है, परंतु ये आपको पता रहे कि ये क्या कर रहे हैं। इसीलिए चरित्र निर्माण का भी काल इसे कहा गया है। आत्म संप्रत्यय की भावना का विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। आत्म संप्रत्यय का मतलब क्या हुआ है? आत्म मतलब स्वयं का, संप्रत्यय माने कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अब सब चीज़ को लेकर के एक अपना नज़रिया बन जाता है, जैसे कि भविष्य क्या हो, समाज क्या है, धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, पढ़ाई लिखाई क्या है, इन सब को लेकर एक अपना नज़रिया बनता है कि कुछ का नज़रिया बनता है कि नहीं, ईश्वर बहुत ऐसी चीज़ है जो हमें एक एकाग्रता की ओर मानती है, किसका नज़रिया अलग बन जाता है। इसी तरीके से विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं का एक नज़रिया बनना शुरू हो जाता है, जिसे आत्म संप्रत्यय कहते हैं। जैसे कोई कहता है कि नौकरी कैसे मिलेगी, तो कोई कह रहा है कि नौकरी अध्ययन करके मिलेगी, बहुत परिश्रम करके मिलेगी, तो कोई अरे यार फलाने तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे बिना कुछ नहीं पढ़ा उसने और देखो लाखों रुपए कमा रहा है। तो इस तरीके से स्वयं का कॉन्सेप्ट बन जाता है, किसी बात थोड़ा सा मानते कम है। तो इसीलिए मार्गदर्शक भी इसी उम्र के लिए बनाए जाते हैं। निर्देशन और परामर्श का जो सिद्धांत है वो इसी उम्र के बालकों के लिए अधिक केंद्रित रखा जाता है। घनिष्ठ मित्रता काफ़ी घनिष्ठता होती है। एक फ़ोन पर बस सब आ गए, लड़के बुला करके मार हो गई तो फिर सब इकट्ठा हो गए। आदर्शवाद वर्सेस यथार्थवाद की स्थिति आ जाती है। आदर्श माने कि अभी तक जो वो किताबों में पढ़कर आया है कि सदा सत्य बोलना चाहिए और गरीबों की सहायता करनी चाहिए, कि चोरी नहीं करनी चाहिए, और जब अब समाज में जब वो आ रहा है तो वो उल्टा ही देख रहा है। कुछ चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें उसको एकदम अपोजिट दिख रही हैं। इसलिए यथार्थवाद यथार्थवाद और आदर्शवाद दोनों की जो स्थितियां हैं, आदर्श माने नियमों में चलना, यथार्थ जो जैसा है वैसा देखना, उन दोनों की स्थिति में कन्फ्यूजन रहती है और इसे वयस्कता अवस्था की दहलीज भी कहा जाता है, थ्रेशोल्ड ऑफ एडल्टहुड भी कहा गया। इस तरीके से विशेषताएं आपने देखी। और एक सबसे खास विशेषता अगर आप इस पूरे वीडियो की देखेंगे तो सबसे अधिक विशेषता किशोरावस्था की है कि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करेंगे तभी आप आगे की और तथ्यों को जान पाएंगे, और बिना सब्सक्राइब किए अगर आप बढ़ते हैं तो मेरे सभी किए गए प्रयास
मैं मानूंगा कि वो असफल रहे और आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई। यदि समझ में आई तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने इष्ट मित्रों को भी भेजिए। लाइक कमेंट के लिए मैं नहीं कहता, परंतु आप अपने दोस्तों के समूह में भी रिलेवेंट ग्रुप में भेजिए, जो वास्तविक अध्ययनरत छात्र हैं, जो गंभीर हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, उनके ग्रुप में भेजिए। आप अध्ययन करते रहिए, आपको सदैव ईश्वर, आपका आराध्य, आपको सहयोग और सहायता करता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।